एफआईआर जो है तो ये यहाँ पर खात्मा नहीं है। आर्म्स एक्ट 420 और ये डकैती का ये जो केस है ये मामूली ऑफेंस नहीं है। जो हिमायत बाग के ऊपर नदीम पाशा की एक एफआईआर हुई है दिलशाद जहाँ पे, तो जब ये चीज़ें निज़ाम की है और दिलशाद जहाँ वहाँ पर कोई अमल दखल उनका नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुई? निज़ाम का मतलब दिलशाद जान नहीं होता है जिसके पास एक सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और बार बार मेरे क्लाइंट को जान से मारने की धमकियां दी जा रही ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर ऑलरेडी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुनाह रजिस्टर्ड हो चुका है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे ने आज से एक नई सीरीज़ चालू की है जिसका नाम रखा गया है बेधड़क बिंदास। तो बेधड़क बिंदास में आज का जो मुद्दा है, मुद्दा जुड़ा हुआ है औरंगाबाद की हिस्ट्री से। जो आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे, एक नाम आता है दिलशाद झा और निज़ाम प्रॉपर्टी। तो दिलशाद झा जो एक शख्सियत है, आपको याद होगा लास्ट ईयर 2021 में काफ़ी चर्चा में रहे थे। एक प्रकरण भी हुआ था नौखंडा। कुछ वक्त पहले हिमायत बाग के अंदर भी उनका नाम आया था जिस पर कार्रवाई की गई थी। उनकी पोजीशन से कलेक्टर ने ज़मीन अपने ताबे में ली थी, उनका जहाँ पोजीशन था उसको तोड़ा गया था। फिर उसके बाद उनके ऊपर एक उसमें एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत भी हुई थी। फिर उसके बाद उन पर एक एफआईआर हुई थी जिस पे 420 का हुआ था, जो एक 420 का केस उन पर दर्ज हुआ था। उसके बाद उसमें एक नया मुद्दा आया, एक नया टॉपिक आया, एक नई कलम आई है जिसमें उनके ऊपर किया गया है डकैती, जिसे हम डकैती कहेंगे। एक कोर्ट की तरफ से एक नई एफआईआर हुई है जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा है डकैती का। जो नौखंडा पैलेस का जो मैटर हुआ था जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने, हम सभी ने देखा था कि मीडिया के सामने उन्होंने उसका लॉक तोड़ के नौखंडा का अंदर गए थे, उस केस में उनके ऊपर दाखिल हुआ है डकैती। तो इसी चीज़ को डिटेल में जानने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के ख़ास प्रोग्राम बेधड़क बिंदास में मौजूद है एडवोकेट आसमा शेख। तो आइए मुलाकात करते हैं एडवोकेट आसमा शेख से। मैम, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। अस्सलाम वालेकुम। मैम, जो ये नया इसमें एक एंगल आया है दिलशाद झा को लेकर, तो वो केस क्या हुआ है, उनके ऊपर अभी क्या एफआईआर है, ये ज़रा डिटेल में बताएंगे आप सब? एक्चुअली इसमें हुआ ऐसे है कि दिलशाद जहाँ नाम के जो एक व्यक्ति है, ये काफ़ी हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये औरंगाबाद में अपने आप को प्रिंस बताते हैं निज़ाम वंशज का, और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये डील करते हैं लोगों के साथ, और ये सब प्रॉपर्टी अपनी है ऐसी बताते हैं। एक्चुअल में उनके पास अभी तक कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट वो बता नहीं पाए कोर्ट को, तो ऑफिशियली तो वो उसके वारिस नहीं है। ये चीज़ साबित होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेची है जो कि आज गवर्नमेंट की है। जैसे कि हम देखेंगे उनके खिलाफ़ में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, जो मोहम्मद नदीम सलीम पाशा मोहम्मद, जो एक शिक्षक है, इन्होंने उनके खिलाफ़ में एफआईआर दर्ज किया है जिसमें उनके ऊपर 406, 409, 420, 506 आईपीसी की धारा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। यानी उन्होंने उनसे पैसे कई लाखों रुपए उनसे हथिया लिए, और वो ज़मीन एक्चुअल में वो हिमायत बाग की ज़मीन थी, और उन्होंने अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी बताकर उसे उनको बेचा, और ऐसे उनके जैसे कई लोगों को उन्होंने ये सब चीज़ें की है। तो उनके खिलाफ़ में ये ऑफेंस भी दर्ज है। देन उसके बाद में उस व्यक्ति के खिलाफ़ में आर्म्स एक्ट, इसके अंतर्गत भी जो हमारी फल संशोधन केंद्र की जगह है हिमायत बाग की, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बता रहे हैं, तो उसके अंदर भी सरकार की तरफ से उनके खिलाफ़ में ऑफेंस दर्ज किया गया है सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के अंडर में, और 4 और 135 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अंतर्गत। तो वहाँ पे बेकायदेशीर तरीके से उन्होंने बहुत सारे हथियार रखे थे, जो कि पता नहीं किस ऑफेंस के लिए वो उन्होंने ये सब चीज़ें रखी थी। और वो पूरे जो हिमायत बाग का जो एरिया था, जो गवर्नमेंट का था, उसको उन्होंने अपना बताते हुए वहाँ पे पूरा बुलडोज़र वगैरह लगा के बाकायदा उस पर पोजेशन भी ले लिया था। तो ये सब चीज़ें करने के बाद वो बंदा जो निज़ाम के ट्रस्ट है,
जिसको हम बोलेंगे औकाफ कमेटी एच द निज़ाम, जिसके अंतर्गत जो द शाहिदजाद ऑफ सरफेखास ट्रस्ट काम करता है, उसके जो मेरे क्लाइंट है हारून अंसारी, जो उसकी देखभाल करते केयर टेकर है, जो ऑफिशियली केयर टेकर है, उन्होंने वो कोर्ट में प्रूफ किया है। तो इनके प्रॉपर्टी पे जाकर, जिसे हम नान खान बिल्डिंग, जिसे हम नौखंडा कॉलेज के नाम से अभी जानते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि हर जगह से रिस्ट्रिक्शंस थे कि 5 से ज़्यादा लोग जमेंगे नहीं, तो पूरे मीडिया को बुलाकर एक तमाशा खड़े किया। और जो प्रॉपर्टी ना कि सिर्फ निज़ाम की नहीं, जो अभी एक गवर्नमेंट की ऐतिहासिक वस्तु बन चुकी है पुरातत्व विभाग की, ऐसे वस्तु को जाके उन्होंने 50 लोगों को ले जाकर उस जो निज़ाम की गद्दी मुबारक है उसको उन्होंने तोड़ा। सबके आंखों के सामने उन्होंने ये सब चीज़ें की, मीडिया सब लाइव दिखा रहा था ये सब चीज़ें। वहाँ पे हिंसा फैलाई, लोगों को डराया धमकाया जो वहाँ के केयर टेकर थे, और सबके सामने जाकर उन्होंने वहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें चुराई, सीसीटीवी फुटेज चुराए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सबके आंखों के सामने उन्होंने चुराया और कुछ कर नहीं सके। और इसके बावजूद भी जब बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के पास हमारे क्लाइंट गए, हारून अंसारी जी जो वहाँ के केयर टेकर है, तो उनके खिलाफ़ में कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हम उनके खिलाफ़ में कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद सेक्शन 156(3) के तहत उनके ऊपर कोर्ट से हमने कानूनी FIR रजिस्टर्ड करने की कार्रवाई की है। तो मैम इसमें जितने आप बता रहे हैं इनके ऊपर आरोप है, जिस तरीके के आप बताए कि उन्होंने क्राइम किए हैं जिस पे FIR भी हुए, तो मैम अभी वो दिलशाद झा वो है ज़मानत पे बाहर है, जो जमीन मिल के उनको अभी लोग बता रहे हैं कि शायद हैदराबाद में। तो मैम इतने बड़े बड़े क्राइम बता रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट क्राइम होने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि हमको पूरा 1 साल लगा, मतलब पुलिस के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, देन उसके बाद कोर्ट जाओ, अब जाके उसमें डकैती का ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। और बार बार मेरे क्लाइंट को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही, ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर ऑलरेडी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुनाह रजिस्टर्ड हो चुका है, क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, उसके पास इलीगल हथियार है, वो बेल पे ज़मानत पे छूटा है, इस बेस के ऊपर कि उसको कोर्ट ने कुछ कंडीशन इम्प्लीमेंट की है, उसके बावजूद भी वो क्राइम पे क्राइम करता जा रहा है, मेरे क्लाइंट को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी तक भी उनके ऊपर कोई FIR रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें इस चीज़ का रास्ता नहीं देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हथियार रख रहा है, धमकियाँ दे रहा है, लोगों के प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे कर रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ को भी वो बख्श नहीं रहा है, तो हम इस चीज़ का पुलिस रास्ता देख रही है क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि एक नया 302 का ऑफेंस हो जाए। अच्छा, आपको भी ये हाँ, अंदेशा है? जिसकी वजह से हमारे शहर की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन। तो हमें ये चाहिए कि हमारी शहर को अगर हमें अच्छे से रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो मैं पुलिस से विनती करती हूँ कि उन्होंने इस शख्स को, मेरे हिसाब से तो उसको हद पार कर देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब जो तड़ीपार जिसे हम कहते हैं। तो मैम इसको जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं ये एक्ट हुआ है, जिस तरीके से उनके, तो इसको ये एक आधुनिक डकैती बता सकते हैं हम लोग कि पूरी मीडिया के सामने लॉक तोड़ा जा रहा है, एक आधुनिक डकैती बोल सकते हैं? अभी तक हमने देखा कि डकैत जो है तो वो दिन के उजाले में डकैती नहीं करते थे, लेकिन आजकल मीडिया के सामने ये सब चीज़ें हो रही है, मीडिया को बुला के डकैती की जा रही है बाकायदा। तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ, मतलब सिर्फ ऑफेंस ही रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए वो बिल्कुल की जानी चाहिए। ये अगर CP साहब से आप इसमें क्या आह्वान करेंगे कि इसमें कितनी जल्द कार्रवाई की जाए? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, हाँ, और जो भी चीज़ें हुए उसके एविडेंस कलेक्ट किए जाए, और जो भी हम इसके लिए, मतलब जो शहर की शांतता जो भंग की जा रही है, हो सकता है ऐसे व्यक्ति के थ्रू किसी का मर्डर भी हो सकता है। तो हमें चाहिए, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से मैं विनती करना चाहती हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ में कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसको शहर से कुछ दिनों तक बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उसका तो इस शहर से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, वो निज़ाम का कोई वंशज ही नहीं है, अभी तक वो प्रूफ ही नहीं कर पाया है कोर्ट में।
काफ़ी यहाँ पर आने का क्या मतलब है? काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वो जाहिर किए थे कि मैं इनके ख़ानदान से आ रहा हूँ, उनके ख़ानदान से आ रहा हूँ, तो वो चीज़ क्या है मैम फिर? देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए मुझे वो चीज़ का पता नहीं है, लेकिन कोर्ट में जब उनके खिलाफ में इतने सारे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए हैं तो वहाँ पर तो वो साबित नहीं कर पाए कि उनके पास कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट है। तो मुझे नहीं पता प्रेस के सामने उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए था। जैसा कि अभी देखा जा रहा है पिछले 2 साल से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि निज़ाम सरकार के हम ये वंशज हैं, हम ये ख़ानदान से, तो इसमें ऑथेंटिक कौन है? आप इस पर कुछ नॉलेज देंगे? देखिए, हम जब कोर्ट में गए तो आप प्राइमा फेसी तो कोर्ट ये सब चीज़ें देखेगा ना कि आप अगर यहाँ पे आए हैं कोर्ट में तो सच में आप इसके अधिकार रखते हैं क्या। मतलब जो नान खान बिल्डिंग थी, नौखंडा कॉलेज जो नौखंडा पैलेस के नाम से जाना जाता है, तो हमको भी कुछ सवालात और कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने रखने पड़े ना कि प्राइमा फेसी हम वो चीज़ें हमने साबित की कि हम उस ट्रस्ट के लीगल जो है केयर टेकर है और वो ट्रस्ट लीगल है, तो उसके बाद ही ये ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ये बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं एक इससे हट के थोड़ा सा सवाल था मेरा, जो ये हिजाब का इशू चालू है, जो ये हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इस पे आप कुछ दिन पहले भी मैं एक चैनल पे देखा था, आपने इंटरव्यू दिए थे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हिजाब को आप किस तरीके से देखते हैं मामले को? देखिए, हिजाब पहनना ये जो है एक इंटरनल इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस्लाम का, जिसे हम कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी औरत, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी औरत अगर कम कपड़े पहनती है तो हम उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकते, या कोई औरत ज़्यादा कपड़े पहनती है मतलब अपने बॉडी को पूरी कवर करती है तो इसका मतलब वो बैकवर्ड है, ऐसा हमने नहीं समझना चाहिए। तो कौन से व्यक्ति ने क्या पहनना चाहिए, स्पेशली एक वुमन ने क्या पहनना चाहिए, ये सरकार डिसाइड नहीं करे, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 25 अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से रहने का अधिकार देता है, खाने पीने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। तो फिर हमसे ये राइट क्यों छीना जा रहा है? हिजाब का और एजुकेशन का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिजाब में अगर गर्ल्स आ रही है तो क्या वो एजुकेशन नहीं ले रही है क्या? वो ले सकती है। हिजाब उसके अंदर ऐसी कौन सी बाधा डाल रहा है एजुकेशन के अंदर? आपको देखिए, ये यूनिफॉर्म कोई स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये यूनिफॉर्म जो है वो कॉलेज के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। और आप सोचिए कि कॉलेज में लड़कियां ये 18 साल के बाद ही जाती, यानी वो मेजर होती है। तो एक लड़की ऐसा पहरावा उसको अगर लगता है कि ये पहरावे से मुझे लज्जा लगेंगी, मेरे दिल को लज्जा लगेंगी, उसे नहीं पहनना है, अपने आप को कवर करके रखना है, तो वो रख सकती है, उसका खुद का अधिकार है। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं उस मुल्क में जहाँ पे हर 15 मिनट को एक रेप की घटनाएं हो सकती है? सरकार जहाँ पे सुरक्षा देने में दिन पर दिन फेल होती जा रही, नए नए कानून संशोधन किए जा रहे हैं वुमेन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, और एक जगह हम क्या कर रहे हैं, वुमेन से प्रोटेक्शन छीन रहे हैं। तो ये इसको मैं तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक यूपी इलेक्शन और आने वाले जो इलेक्शन है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि बस ये राजनीति खेली जा रही है हिजाब के नाम पे। एक्चुअल में हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सभ्य संस्कृति जानी जाती है पूरी दुनिया भर में, और हम किस तरीके की असभ्यता का दर्शन कर रहे हैं ये सब दुनिया देख रही है। मुझे कोर्ट से पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस मामले में मुस्लिम लड़कियों के साथ जो है तो इंसाफ करेगा, और जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं उसके ऊपर ही डिसीजन लेगा। मैम, जो एक सुलीडी लैब का बीच में एक इशू आया था जिसमें आपने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, तो उसी तरह क्या आप ये हिजाब के मुद्दे को लेकर भी आगे जाएंगे? कुछ इसमें भी कार्रवाई आपके तरफ से कोर्ट से आप करेंगे? जी देखिए, सुली डील्स ऐप की जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सुली डील्स ऐप जब बना था वो पिछले साल बना था, उसके बाद में सेम उसी वक्त मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग में उसकी जो ऑफेंस है वो दर्ज होने चाहिए इसके लिए मैंने कंप्लेंट की थी, और उसके बेसिस पे उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद में हमने देखा कि बुल्ली बाई डील्स ऐप हमारे सामने आया, सेम उसी तरीके का ऐप, और जिसमें कई सारी औरतों को उनके
फ़ोटोज़ मॉब किए गए सोशल मीडिया अकाउंट से हैक कर कर और उनकी बाकायदा बोली लगाई गई। इसकी वजह से पूरे जितने भी मुस्लिम महिलाएं उनकी एक इंसल्ट की गई कॉमन तरीके से। तो उसको लेकर मैंने एफआईआर रजिस्टर्ड करवाया। हालांकि मैं उसकी पर्सनल विक्टिम नहीं थी, लेकिन इन सब की वजह से पूरी मुस्लिम महिलाएं जिनकी बोली लगाई जाने की कोशिश की जा रही है, उनकी इंसल्ट की जा रही है सोशली, उसके अगेंस्ट में मैंने एफआईआर दर्ज करवा दिया था। उसके अंदर आरोपी भी अरेस्ट हो गए हैं, हमने देखा, पकड़े गए हैं और सामने भी आए हैं। उसी तरीके से हिजाब का जो इशू है, सेम उसी तरीके से एक अलग तरीके से मुस्लिम वुमेंस को टारगेट किया जा रहा है। बार बार उनकी इंसल्ट की जा रही है, इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो उनके संविधानिक अधिकार है उसको कानूनी तरीके से यहाँ पर छीनने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं, अभी पिटिशनर ने तो हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, कल हाई कोर्ट में उसकी मंडे को सुनवाई है। मुझे पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के साथ उनको हिजाब को लेकर कोई दूजा भाव नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा समझ लो कि नहीं होता है, तो हम उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। मैं उसके ख़िलाफ़ में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली हूँ और इस चीज़ को चैलेंज करने वाली हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे एडवोकेट आसमा शेख को, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में हमारे साथ बात की है। और जो दिलशाद झा का मामला है उसके ऊपर एक और विक्टिम, एक और फरियादी जनाब हारून अंसारी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे भी इस केस में कुछ अपडेट लेते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हारून अंसारी से, जानते हैं दिलशाद झा के केस में हारून अंसारी क्या राय रखते हैं। साहब, आपका स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात जो है तो वो अल्लाह की है। साल भर पहले जो एक प्रोपेगेंडा करके, एक प्री प्लानिंग करके जो हमको जलील करने की कोशिश की गई थी, आज अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि आज कोर्ट ने खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि उसमें सच्चाई क्या थी, झूठ कितना था, दूध कितना था और पानी क्या था। डकैती का जो ये केस हुआ, ये जो एफआईआर कोर्ट ने खुद रजिस्टर्ड करने का बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को जो है तो हुक्म जो है तो सादिर किया है। तो ये डकैती का जो ऑर्डर कोर्ट ने जारी किया, ये हुक्म, उसमें हुआ ये कि तकरीबन मुझको साल भर लगे स्ट्रगल करते हुए, कंप्लेंट देते हुए, सबूत इकट्ठा करते हुए। और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मैं कई मरतबा गया, यहाँ तक कि मैंने होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद उनसे भी मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर को जो है तो मैंने होम मिनिस्टर का जो है तो रुख किया। मैंने होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। 4-6 दिन के बाद जो है तो मुझको एक बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से एक लेटर इशू किया गया, जिसमें बताया गया कि दिलशाद झा के ऊपर ऑलरेडी जो है तो 2 ऑफेंस जो है तो रजिस्टर्ड है इस पुलिस स्टेशन में, एक आर्म्स एक्ट का और एक 420 का। लेकिन मेरा सवाल यह था कि मेरी जो शिकायत है वो अलग है, इन मैटरों से या इन शिकायतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस स्टेशन ने जो है तो इस बात की कोई जो है तो सुनवाई नहीं की। मजबूरी में मुझको जो है तो कोर्ट का रुख लेना पड़ा। मैं कोर्ट गया। कोर्ट में तकरीबन जो है तो जज ने मुझसे बहुत सारे सबूत मांगे और वो सारे एविडेंस जो है तो मैंने कोर्ट में पेश किए। जज ने उन सारे सबूतों को जो तो देखा, जाना, सोचा, विचारा और उसमें उनको कुछ ना कुछ तो पॉइंट लगा होगा कि ये डकैती है। इसलिए कोर्ट ने 156 के तहत जो है तो 395 को ऑफेंस रजिस्टर्ड करने का बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को जो तो ऑर्डर दिया है। तो इसमें इन पे जो ऑर्डर मिला है कोर्ट का आपको डकैती का, जैसा मैडम से भी मेरी बात हुई है, आधुनिक डकैत जो एक कैमरा के सामने, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने लॉक तोड़ा, हमने भी देखा है, लॉक तोड़ा, इंटर किया। तो सब वहाँ पे आप ऑफिशियली केयरटेकर माने जाते हैं, वहाँ के आप वहाँ के केयरटेकर है। तो वहाँ से कुछ सामान वगैरह क्या क्या गया था, क्या चोरी हुआ था जो उन्होंने ताला तोड़कर निकाला था? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना ऐसा है कि एक अपने आप पे प्रिंस का एक चोला ओढ़ के कि भाई मैं प्रिंस हूँ, लोगों को धोखा देना, यहाँ तक कि मीडिया को भी उस दिन धोखा दिया गया। मीडिया को बुलाकर वहाँ पर यूज़ किया गया और एक जिसको मैं बोलूँगा डिजिटल चोरी बोलेंगे या आधुनिक चोरी बोलेंगे,
उस तरह से जो है तो ये चोरी करके मीडिया को और लोगों को गुमराह किया गया। वहां के रहने वाले जो गरीब है, जिनको बताया गया कि मैं प्रिंस हूं, और उन गरीबों ने मान लिया कि मैं प्रिंस हूं, हालांकि आपके पास आज तक कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आप अपने आप को मीर उस्मान अली खान 7 निजाम का जो है तो ग्रैंडसन किस तरह से कहते हैं? मेरे सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे सके। सब मेरी जानकारी जहाँ तक है कि दिलशाद झा को औरंगाबाद में लाने वाले आप ही का ग्रुप है, जिसके साथ आपने दिलशाद झा के साथ शुरू में आप लोग ने काम किया, आपकी टीम ने काम किया, तो तब आपको नहीं पता चला कि ये निज़ाम सरकार के वंशज नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं? देखिए, अभी जैसा मैंने के जिक्र किया कि मीडिया को और वहां के गरीबों को जो है तो धोखा दिया गया। जब हमने तकरीबन आज से 2015 या 2016 में औरंगाबाद में उसको रिप्रेजेंट किया था, उसने हमको कहा था कि मेरे पास सिटी सिविल कोर्ट का सक्सेशन सर्टिफिकेट है। 16 से लेके 22, 6 साल बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप मंत्रालय में जा रहे हैं, आप कलेक्टर के पास जा रहे हैं, जब आपसे सवाल हो रहा है कि भाई अब आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट दो हमें, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इलीगल बंदे को फॉलो करेंगे? हम करेंगे क्या इलीगल बंदे को फॉलो? नहीं करेंगे। फॉलो नहीं करेंगे, आप बात सही है, पर आपने तकरीबन साल भर काम किया है साथ में, इतने वक्त में आपको ये चीज़ नहीं पता चली? आप भी जैसा लोग भी बातों में आ गए, तो उसी तरह आप भी उनके बातों में ही आ गए? नहीं, जैसा ये जो आपका सवाल है कि हमने साल भर साथ में काम किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये शायद सुनी सुनाई बातें हैं, या आपने किसी और से सुना होगा। दिलशाद झा से जो है तो मेरी 2 या 3 मरतबा ही मुलाकात हुई है, बाकी ऐसा साथ में हमने काम किए ये सब बेकार बातें। और सर, इस केस में काफ़ी बार नाम आता है ज़मीर पटेल का। तो लास्ट टाइम भी एक और नवाब साहब आए थे औरंगाबाद में, जो उनको बताया कि वो केयर टेकर है नहीं है, वो इशू चल रहा है। ज़मीर पटेल का और दिलशाद झा का, ये दोनों का क्या रिश्ता बोला जाएगा? अब देखिए, ज़मीर पटेल का अपना रोल है, वो उनका जो है तो अपनी लड़ाई है, वो किस बेस पर लड़ रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो औरंगाबाद में तो देखा जाता है ना, दिलशाद झा को रिप्रेजेंट ज़मीर पटेल ही करते हैं ज़्यादातर। 2016 में दिलशाद झा को अगर ज़मीर पटेल ने लाए होंगे और क्यों छोड़े होंगे, और आज वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो। मेरा ये सवाल ही नहीं है और मुझको इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं। और सब इसी तरीके से एक सवाल मेरा ये था, जो औरंगाबाद में हिमायत बाग बोला जाता है, जिसपे दिलशाद झा का एक वक्त बोला जाए कब्जा किए थे, जिसको गवर्नमेंट ने तोड़ी थी, तो उसमें भी एक FIR है। फिर उसके बाद एक नदीम पाशा की 420 FIR है इनके ऊपर। अब तीसरी आपके तरफ से ही FIR हुई है। तो सर, ये आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उनके बारे में, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं है? इस ज़मीन पे इतने खलमा हुए बाद भी बाहर क्यों है? इसका आपका जवाब जो है तो मैं एक शेर से देना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। ये FIR जो है तो ये यहाँ पर खात्मा नहीं है। आर्म्स एक्ट 420 और ये डकैती का ये जो केस है, ये मामूली ऑफेंस नहीं है। और मैं मीडिया के सामने जो है तो आपसे वादा भी करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ख़तरनाक इंसान को जो है तो औरंगाबाद से तड़ी पार किया जाए। और मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है तो वही रहेगा, मैं फिर से कोर्ट में जाऊँगा और दिलशाद जाके तड़ी पार के ऑर्डर लूँगा। सर, जैसा आपने बताया कि हिमायत बाग और बाकी सारी जो यहाँ की ज़मीनें हैं, लेबर कॉलोनी, ये सब निज़ाम की है, तो इसके ऊपर नदीम पाशा की, जो हिमायत बाग के ऊपर नदीम पाशा की एक FIR हुई है दिलशाद झा पे। तो जब ये चीज़ें निज़ाम की है और दिलशाद झा वहाँ पर कोई अमल दखल उनका नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर FIR क्यों हुई है? भाई, मैं भी ये कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कहती है, शासन भी ये कहता है कि ये ज़मीन निज़ाम की है। शासन ने या मैंने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा है कि ये ज़मीनें जो है तो दिलशाद झा की है। दिलशाद झा में और निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप नाले को जो है तो समंदर से मत मिलाइए। ये प्रॉपर्टी जो है तो एज़ पर द ब्लू बुक और मर्जिन एग्रीमेंट के निज़ाम की है। निज़ाम का मतलब दिलशाद झा नहीं होता है। जिसके पास एक सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, उसको आप निज़ाम का लक़ब कैसा दे सकते हैं? अगर ये प्रॉपर्टी आके मुकर्रम जहां या उनके भाई मुफक्कम जहां या सरफ़े खास के जो जीनियन बंदे हैं वो आके अगर उसको क्लेम करते हैं तो कोर्ट सुनेगी। गवर्नमेंट वो बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नमेंट देगी। जब गवर्नमेंट ने मर्जिन एग्रीमेंट किया है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप आके ले लो, आपको आके लेना चाहिए। लेकिन जब आप 70 साल के बाद आओगे लेने के लिए तो आपसे कुछ तो एविडेंस मांगा जाएगा ना। आप एविडेंस लो और गवर्नमेंट से ले लो ज़मीन। वो एविडेंस देने के लिए दिलशाद झा के पास क्या है?
अभी जैसे औरंगाबाद में हिमायत बाग का 160 एकड़ का पट्टा हो गया, अहमदी बाग का 94 एकड़ का पट्टा हो गया, नौखंडा पैलेस, ये एज पर द ब्लू बुक जो है तो ये निज़ाम की ही है, आज भी है और हमेशा रहेगी। ये अहमदी बाग जो आपने जिक्र किया है सर, ये कौन सा पट्टा है और ये जगह कहाँ पर है? ये दिल्ली गेट से जो एक फसील आया करती थी, और आज जो लेबर कॉलोनी का जो मुद्दा उठा हुआ है, दिल्ली गेट से वो जो फसील आती है रंगीन दरवाजे तक, जिसमें आज जो है तो कलेक्टर साहब का जो है घर या उनका जो भी गेस्ट हाउस है वो भी अहमदी बाग का पार्ट है। लेबर कॉलोनी जो है तो वो भी अहमदी बाग का पार्ट है। ठीक है, लेबर कॉलोनी वो लीगल है या इलीगल है ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो कोर्ट्स का, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया वो टाइटल को लेकर नहीं आया। हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ ये आया कि ये जो है तो क्वार्टर्स बोसीदा हो गए हैं और अगर ये गिरते हैं तो इससे किसी की जान जा सकती है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। टाइटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि आज भी निजाम फैमिली से कोई जीनियन बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको क्रॉस करता है तो 100% ये चांसेस है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है तो चैलेंज हो सकता है, बस्ती वालों को जो है तो उसके ऊपर स्टे भी मिल सकता है, वो प्रॉपर्टी आज भी जो है तो निजाम को जू गतू मिल सकती है, करने वाला होना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई टाइटल को लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट, मुझे जो है तो भारत के संविधान के ऊपर भरोसा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा है कि अगर वहां पे निजाम की तरफ से कोई जीनियन बंदा जो वाकई में निजाम का ग्रैंडसन या उनसे जो है तो उनका वारिस है, जायज वारिस, अगर वो कोर्ट में जाता है तो इस बात की बिल्कुल और पूरी की पूरी जो है तो उम्मीद है कि लेबर कॉलोनी का पट्टा आज भी बच सकता है, वो गरीबों के छत जो है तो जू के तू सालिम रह सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है कि कौन जाके जो है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेरे मुद्दे को लेके, जो डकैती का जो केस हुआ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडवोकेट अस्मा शेख को। एडवोकेट अस्मा शेख ने जो है तो मेरी बातों को सुना, मेरे एविडेंस को देखा और उसमें कुछ सच्चाई को महसूस किया। एडवोकेट अस्मा शेख, उन्होंने सिर्फ मेरे ही लिए फाइट नहीं किया। अभी जो एक करंट मुद्दा हमारे पास चल रहा है हिजाब का, हिजाब के मुद्दे को भी लेके जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, और वो जो मुस्कान खान नाम की जो बच्ची थी उसके ऊपर जो लोग जो है तो उस वक्त आवाजें उठा रहे थे या उसको जो है तो तंज कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए अस्मा शेख जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसी तरह सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप्स जो था उसमें भी जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, उसके ऊपर भी अस्मा शेख ने जो है तो एफआईआर रजिस्टर्ड कराया। मेरा मानना है कि ऐसे वकील की, ऐसे मिल्लत की मोहब्बत रखने वाले ऐसे एडवोकेट की, खास करके हमको, हमारी कौम को जो है तो ज़रूरत है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के बैनर पर आपके चैनल के थ्रू से जो है तो मैं एडवोकेट अस्मा शेख को जो है तो थैंक्स कहता हूं, और मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि वो इस 395 का जो ये ऑफेंस हुआ है डकैती का, इसमें जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जो है तो अरेस्ट करें और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हारून अंसारी साहब को, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे हमसे चर्चा की, और ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।